Well, इसका कोई डाउट नहीं है कि फॉर फ्यू इयर्स रिलेशंस टेंटेड हो गए. और वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज क्यों हुए. जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, ही वॉज इन मिनॉरिटी होने के कारण ही हैड टू बो इन टू द रिक्वेस्ट ऑफ जगमीत सिंह जो एनडीपी के हैं. सो वो एनडीपी के कारण उन्होंने जो भी था करना पड़ा. एंड ही डिड लॉट ऑफ दोस थिंग. उसके कारण डैमेज हुआ. बेवकूफ़ी की कि पार्लियामेंट में बोल दिया विदाउट एनी ठोस प्रूफ के. नाउ विद Modi ji coming here, I think it's a very, very, very positive thing because Carney is a business person, not only politician. He knows what the power of India is, and they have invited him. The world wants India now. It's not India wants the world. So there's a difference what it was 10 years ago and today. फ्यूचर तो बहुत अच्छा होना चाहिए. एक दो इरिटेंट्स हैं जो जिनको कांटे हैं, उनको निकालना पड़ेगा. उसके बाद तो इट्स ओनली पॉजिटिव. एवरीथिंग बहुत अच्छा होना चाहिए रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों कंट्री स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज़ हैं, दोनों के बड़े ट्रेडिशन हैं. इंडिया हैज़ बीन अ डेमोक्रेसी फॉर 75-80 साल से. कनाडा हैज़ बीन अ डेमोक्रेसी फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. सो बहुत अच्छा है, सब चीज़ ओपन है. फ्यूचर शुड बी ब्राइट. देखिए, ऐसा है कि लाइक आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प, वॉट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड विद अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो टैरिफ्स हैं, उसकी वजह से बहुत फ्रेजाइल है इंटरनेशनल ट्रेड इस टाइम पे. देयर इज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी. एंड कनाडा की मैक्सिमम डिपेंडेंसी हमेशा से ही ट्रेड में यूएस पे रही है. ठीक है. आई थिंक फर्स्ट टाइम एवर कनाडा के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है और आई थिंक एक थॉट प्रोसेस है टू लुक फॉर ऑल्टरनेट मार्केट्स. एंड इंडिया बीइंग द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एट द मोमेंट, एंड आई थिंक अगले 5 साल में इंडिया प्रॉब्ली विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. आज 4 ट्रिलियन पे है. कह रहे हैं 7.5-8 ट्रिलियन होगा 2029-30 तक. तो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कनाडा के लिए. एवरीबडी नोज जो कनाडा चाइना का भी रिलेशनशिप है. तो besides China, there is no other country or US which Canada can look up to besides India. And यहाँ डायस्पोरा इतना स्ट्रॉन्ग है, over 2 million स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है. एंड डायस्पोरा की स्ट्रेंथ को लेवरेज किया जा सकता है ट्रेड बिल्डअप करने के लिए. आई थिंक करंट जो ट्रेड कनाडा और इंडिया का है अभी $8 बिलियन के करीब है. आई थिंक यूएई जैसी कंट्री के साथ इंडिया $100 बिलियन से ऊपर का ट्रेड करता है. तो अभी करंट जो कनाडा इंडिया का ट्रेड है बहुत ही अनटैप्ड है. पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. जैसे 2015 में जब मोदी जी लास्ट आए थे प्राइम मिनिस्टर हार्पर के टाइम पे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि इंडिया के पास डिमांड है, कनाडा के पास सप्लाई है. ये परफेक्ट मैरिज है. तो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है G7 पे. प्राइम मिनिस्टर कार्नी और प्राइम मिनिस्टर मोदी should revisit that statement what Prime Minister made in 2015 and work towards achieving that marriage. So far, so good. I've been to a ambush Modi protest. They ambushed Modi. Modi wasn't near them, but they're still ambushing. And yeah, so I mean, so far so good. The weather is nice. The Khalistan is into batting. And I think normal Canadians are just terribly confused as to why they're yelling so much. Yeah, they are very active. Now, they're less powerful than they were 2 years ago when the whole Heart of Signajar and Canada-India fiasco happened. They were sort of their peak power at the end of 2023 because you had a Liberal government run by Justin Trudeau, which was deeply infiltrated with people with all types of extremist backgrounds, a lot of Khalistanis, especially within the cabinet, and then balanced with Jagmeet Singh. They had a minority, and Jagmeet Singh, who's an open Khalistani, made the balance of power. So you had a government that sort of needed that by giving into Khalistani nonsense would maintain power, right? That sort of bridged the gap between Liberal and NDP to maintain Liberal power. So that's why Khalistan had sort of maximum strength in 2023. And that caused lots of problems. That led to the whole Canada-India fight, broke down relations with India, generally made the country look a bit silly
with all the people waving swords, tearing up flags. And yeah, it's been interesting. When I've been covering, the Khalistan movement for, just under 10 years now. And before Hardip Singh Najjar, I would have been maybe one of the, there's single digit people who are not Indian origin who even know what Khalistan is. Now after that, I've actually walked by, like in Toronto on the streets, I've walked by conversations with, 60-year-old random white dudes where they're complaining about Khalistan. And I heard a conversation where people's like, ugh, and these Khalistanis, da-da-da-da. And I was like, oh, that's interesting that it got to such a level that normal, everyday people now know what Khalistan is and have a pretty negative opinion of all this stuff. So outside of, the Muslim Brotherhood front groups, Jamaat-e-Islami front groups, CCP operatives, trans and organized crime members, and the Liberal Party, and maybe, but I repeat myself, Khalistan doesn't have a good reputation. Outside of those groups where they're huge fans of them, right? Listen, you need someone to run drugs in a truck through the country, you know who to call. You need a functioning, stable country, do not call Gurpradhan Singh Pannu.